प्रियंका जी, बहुत हो गया। अब आपको कमान संभालनी ही पड़ेगी। राहुल और केजरीवाल से अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए शुरुआत कीजिए सीधे प्रधानमंत्री से। उन्हीं से तो करेंगी। क्या कहना चाहेंगी आप, जरा कहिए ना। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। क्या बात कर रही हैं? और कुछ गालियां देना चाहेंगी तो वो भी दे दीजिए। अहंकारी है। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हैं प्रियंका जी? ऐसा आपने क्या देख लिया है? जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। सही बात। फिर तो आप लोकतंत्र वाली बात भी बता दीजिए, बताइए ना। आज लोकतंत्र खतरे में है। जब आपने मोर्चा थाम ही लिया है तो इस बात का भी तो जवाब दीजिए कि आखिर राहुल गांधी ने संसद के भीतर खुद ही को पप्पू क्यों कह दिया था? बताइए तो। आप उसको पप्पू बनाते हैं। मैं? अच्छा, आप सोशल मीडिया वालों के लिए कह रही होंगी, लेकिन क्यों, ये भी तो बताइए। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। तो फिर आपकी नजर में ऐसा क्या है जिससे लोग उन्हें पप्पू न समझे? राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। वाह वाह, लेकिन वो दोनों संस्थान कौन से हैं? खुलासा कीजिए। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। यानी जिसने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है वो पप्पू नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ये जो केजरीवाल जी हैं, जो इन दिनों पीएम को अनपढ़ बता रहे हैं, फिर तो इस तर्क से वो भी पप्पू हो गए। वैसे आपकी नज़र में और कौन सी वो क्वालिटी है जिसके जरिए आप उन्हें पप्पू नहीं मानेंगी या इस तर्क को खारिज करती हैं? जरा बताइए ना। कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। अच्छा, जब आप सारे सवालों के जवाब दे ही रही हैं तो एक और जवाब दे दीजिए। आपने तो बयान सुना होगा ना कि राहुल गांधी ने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और नोटबंदी की चर्चा करते हुए ये सवाल उठाया था कि क्या पांडवों ने ये सब कुछ किया था? आपको बयान याद है कि नहीं? जरा सुनिए तो। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? तो पांडवों को लेकर आप भी कुछ कहेंगी क्या? बताइए। क्या पांडव परिवारवादी थे? तो इसका मतलब ये है कि आप सारे नैरेटिव को लेकर चल पड़ी हैं। बहुत सारी चीजें आप ध्वस्त करने वाली हैं। यानी कि आप भी कोई नारा देना चाहेंगी क्या? जरा वो भी दे दीजिए जो देना है। डरो मत। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसका भी तो राज बताइए। मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। तो समझा दोस्तों, प्रियंका वाड्रा ने कल राजघाट जाकर एक जबरदस्त भाषण दिया। इस भाषण में इमोशन है, ड्रामा है, डर है, क्लाइमैक्स है और जैसे कहते हैं ना, एकदम बुलंद आवाज में लोगों को जगाने का पूरा मसाला भरा पड़ा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा साथ के साथ ये भी जानती है कि जिस इमोशनल कार्ड को वो लेकर चल रही हैं, खेल रही हैं, उससे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इस देश की जनता बड़ी इमोशनल है। अगर वो समझ गई कि इस बेचारा हो गया, मतलब बेचारगी मान ले अगर वो राहुल गांधी की, तो फिर मोदी क्या, कोई भी इस देश में टिक नहीं सकता, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है। लेकिन जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे प्रियंका वाड्रा के भाषण को, मतलब मुझे पता नहीं लोगों ने किस तरीके से देखा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उसे एकदम जैसे कहते हैं ना, एक क्रांतिकारी भाषण की तरह प्रस्तुत किया है। मगर मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इस भाषण में झूठ का पुलिंदा है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है और एक एक सवाल जो प्रियंका ने उठाए हैं उसको तथ्यों के नज़रिए से देखने की कोशिश करूंगा और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। गांधी परिवार की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो अपने इतिहास को छोड़ना नहीं चाहते। हर भाषण में उसका जिक्र करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा उसका जिक्र कर दे तो वो भड़क उठते हैं। कल भी प्रियंका वाड्रा ने राजघाट में जो भाषण दिया उसकी शुरुआत अपने पिताजी की अंतिम यात्रा से की और ये कहते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि उनके शहीद पिता का अपमान किया जाता है। एक छोटा सा बयान का हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। उस शहीद पिता का अपमान
भरी संसद में किया जाता है। अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का पिता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री भी है। अब किस तरीके से अपमान किया गया, क्या किया गया, ये तो वो ही बता पाएंगी। लेकिन ये तो सच है ना कि जब आप एक घोर राष्ट्रवादी ईमानदार व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उस पर आरोप लगाएंगे तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री पर भी तो सवाल उठेगा जो आपके पिता हैं। और ये तो राजीव गांधी भी कह चुके हैं अपने जीते जी कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है, यानी 85 पैसे के भ्रष्टाचार की बात तो वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री इस समय है और देश के करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय है, उसको आप माँ बाप की तो न जाने कितनी गालियां दी हैं आपकी पार्टी के लोगों ने, उसकी इमेज को भी खराब करने की बात सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी कह चुके हैं। तो क्या राजीव गांधी के भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी? तो ये सवाल है दोस्तों। तो जो प्रियंका वाड्रा आरोप लगा रही हैं अपने पिता के लिए, वो नरेंद्र मोदी के लिए वो कैसे झुठला सकती हैं? तो अब दूसरे आरोप पर आइए। इस आरोप में अब वो ये कहती हैं कि उनकी मां का भरी संसद में अपमान किया जाता है। वो बयान भी सुनिए। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। अब ये सोचिए, प्रियंका की मां यानी सोनिया गांधी भी तो इसी संसद की दशकों से सदस्य हैं और 10 साल तो वो सरकार की सबसे बड़ी हस्ती बनी रही। इतनी बड़ी हस्ती कि चीन में ओलंपिक खेल हुआ तो प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, इन्हीं को बुलाया गया। यानी वो सार्वजनिक जीवन में किस तरीके से सक्रिय हैं ये आप सोचिए। अब सोनिया गांधी को संसद के भीतर किसने अपशब्द कहा ये तो नहीं पता, और अगर किसी के पास हो तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा। लेकिन क्या ये किसी से छिपा है कि खुद सोनिया गांधी और इनकी पार्टी के लोगों ने जितनी गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी हैं वो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई? और इसकी शुरुआत किसने की? खुद सोनिया गांधी ने की थी। याद दिलाना जरूरी है दोस्तों कि पीएम मोदी को इन्होंने झूठा, बेईमान, मौत का सौदागर कहा था। सुन लीजिए। झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ये भी कहती हैं कि भाजपा वाले उनके पूरे परिवार का अपमान करते हैं। एक छोटा सा बयान वो भी सुन लीजिए। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद आपको याद दिला दूं कि खुद प्रियंका वाड्रा ने भी बच्चों के सामने कौन से नारे लगवाए थे? आप भूले नहीं होंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे नारे जो आपको बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, क्योंकि उसमें गालियां हैं, अपशब्द हैं। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर आप जाकर जरूर देखिएगा। नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ... है। अब आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतनी बड़ी गाली आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं दी गई है। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने सवालों की बौछार कर दी। इतने सारे सवाल उड़ेल डाले जो इनसे अगर कोई पूछ देना तो क्या स्थिति हो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन्हीं के सवालों पर आना ज़रूरी है और वो सुनना ज़रूरी है कि ये कह क्या रही है। बहुत ही इमोशनल स्पीच था। आप देखिए, एक प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर ये भी सवाल पूछा गया। सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अब ये बात क्यों आई, क्यों नेहरू सरनेम और तमाम चीजें आई, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बजट के दिन बजट में नेहरू जी का नाम नहीं आया तो लोग भड़क उठे, कांग्रेसी भड़क उठे कि नेहरू का नाम क्यों नहीं आया। और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के भीतर कही थी और ये कहा था कि कांग्रेसियों का तो गुस्सा एकदम 7वें आसमान में चला गया था। आप सुन लीजिए। नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो गए। और ये कहने के बाद प्रधानमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस देश में जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें से अधिकांश तो इसी परिवार के नाम पर है। 600 से अधिक योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है।
सुन लीजिए। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। और जब इतनी सारी बात उठेगी दोस्तों, तो पीएम तो ये सवाल पूछेंगे ना कि जब आपको इतना ही प्रेम है नेहरू जी के नाम से, तो अपना सरनेम क्यों नहीं रखते? आखिर नेहरू के बाद पूरी की पूरी पीढ़ी गांधी में कैसे तब्दील हो गई? और ये वो सवाल है, सुन लीजिए। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? लेकिन जानते हैं, जो ये बात उठी थी ना, वो वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि उन लोगों ने सवाल उठाया, पीएम ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को आगे भी खींचने की कोशिश की, और खींचने के बाद जिस तरीके से बहस आगे बढ़ी, कल भी यही बात उठाए कि हम लोग कश्मीरी पंडित हैं। भैया, कश्मीरी पंडित कैसे हो गया? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा था कि पिता के नाम पर सारी चीज़ें चलती हैं। और इस पूरे विवाद पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप ज़रूर जाकर पीछे टाइमलाइन में देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा सरनेम घोटाला है। ये पूरा नैरेटिव इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रियंका वाड्रा कश्मीरी पंडितों में चली जाती है, कश्मीर की याद आ जाती है। लेकिन आपने सोचा दोस्तों कभी भी कि जो बीच की एक पीढ़ी है उसको गायब कर दिया इन्होंने? इनको दादा की याद नहीं आती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेहरू जी को याद कीजिए, आपका हक है, आपके परिवार के पूर्वज हैं, आप याद कर सकती हैं। और ये कहती हैं कि उनके रिवाज का, जो कश्मीरी पंडितों का रिवाज है, उसका अपमान किया जाता है, ये बताती हैं। सुनिए ना। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं। चलिए मान लिया प्रियंका जी, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों में सिर्फ आपका एक परिवार ही था और कोई नहीं था? क्यों आपको इस बात का कभी दुख नहीं हुआ या याद नहीं आई कि कश्मीर के लाखों पंडितों के साथ किस प्रकार की अमानवीय हरकत की गई है? महिलाओं के साथ न जाने कितना क्या कुछ किया गया है, ये कहने की ज़रूरत है क्या? और जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है, फिर तो कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रह जाता है दोस्तों। और इसके बाद जानते हैं, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के बारे में कहने लगी। पप्पू वाली कहानी तो आपको मैंने दिखाई दी। इसके बाद गले पड़ने वाली बात कहती हैं संसद में, और फिर वही नैरेटिव, मोहब्बत की दुकान खोलने गए हैं। सुन लीजिए ये बयान। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा याद दिलाया आपने। लेकिन क्या आप ये भूल गई कि राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी जबरदस्ती संसद का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, गले पड़ गए। और इसके बाद जब अपनी सीट पर लौटे, अपनी सीट पर लौटते ही पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। कैसे जानते हैं? आंख मारकर। देख लीजिए ये तस्वीर, और ये प्रियंका को भी ज़रूर याद आनी चाहिए। और इसके बाद जानते हैं, प्रियंका परिवारवाद पर उतर आई, सब चीज़ का जवाब दिया उन्होंने। और जानते हैं, भगवान राम से इसकी तुलना कर दी, भगवान राम को परिवारवादी बता दिया। सुन लीजिए। भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? कहना बड़ा आसान होता है, और जब मुसीबत आती है ना, तो भगवान राम ही याद आते हैं। लेकिन क्या प्रियंका भूल गई कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था? यही नहीं, राम मंदिर का फैसला ना हो सके, जो विवाद चल रहा था, राम मंदिर का निर्माण ना हो सके, इसके लिए इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और इसके बाद फिर एक बड़ा मुद्दा उठाया प्रियंका जी ने, महंगाई का मुद्दा। बड़ा मैंने फेवरेट टॉपिक है, कुछ भी आ जाए, राम मंदिर आ जाए तो लोग बोलेंगे महंगाई, कुछ सेंट्रल विस्टा बन जाए महंगाई, कुछ भी कर लीजिए, एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ भी उठा दिया। सुन लीजिए। इतनी महंगाई क्यों है? और जानते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने महंगाई पर एक बहुत ही रिसर्च के साथ एक वीडियो बनाया है, तथ्यों के साथ। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो 2024 तक बहुत काम आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे, नहीं समझे और इस नैरेटिव में फंस गए, तो बहुत बड़ी भूल करेंगे।
क्योंकि महंगाई अगर कांग्रेस होती तो आज कितनी होती, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इनका अहंकार दिखाता हूं। सिर्फ एक परिवार तक सीमित हो चुकी इस पार्टी को देश की जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन आज भी इनका गुरूर वही है। एक छोटा हिस्सा आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। ये बात तो सच है कि इस परिवार के लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आप सोचिए कि जिस देश की आबादी करोड़ों अरबों में हो, इतने सारे लोग हो, वहां पर एक ही परिवार का अगर 3-3 प्रधानमंत्री बन गया तो इसका मतलब तो यही है ना कि इस देश ने आपके परिवार को कितना प्यार दिया है। लेकिन आपको तो सिर्फ अपने परिवार का खून ही नजर आता है, आपको वो खून नजर नहीं आता है जो आपके शासनकाल में, आपकी पार्टी के शासनकाल में इस देश में बहे हैं। मैं बंटवारे की बात भी नहीं कह रहा, उसके बाद कितने दंगे हुए, क्या कुछ हुआ, ये भी छोड़ देता हूं। लेकिन जो सिख दंगा हुआ 1984 का, उसमें तो आपके पिता की भी स्वीकृति थी। आप भूले तो नहीं है ना वो बयान, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये खुद आपके पिताजी ने कही थी और ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। और इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक और बड़ी बात कही कि इस देश के लोकतंत्र को इनके परिवार ने अपने खून से सींचा है। ये भी बयान सुनिए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। अब ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही ना कि इस देश के लोकतंत्र पर बदनुमा दाग लगाने वाला आखिर कौन है। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, इमरजेंसी किसने लगाई थी। और फिर इस दौरान जब ये पूरा भाषण होता है, जब आप सुनेंगे, मैंने तो सुना आपको बताने के लिए, आप कितना सुन पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बयान को बड़े ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है सुनने से अधिक, क्योंकि इस भाषण में वो लगातार कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाती है और तमाम तरीके से सवाल खड़े करते हुए इस तरीके से नैरेटिव गूंथती है मानो इसके लिए मोदी दोषी हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक कानून के तहत राहुल गांधी को सज़ा हुई तो ये सज़ा किसने सुनाई? कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन वो ऐसा जाहिर कर रही हैं कि मोदी ने सज़ा सुना दी है। जो कानून बना वो किसके शासनकाल में बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी और पूरा इकोसिस्टम ये माहौल बना रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मानो अभी कानून बनाया है। और जानते हैं, इसके बाद प्रियंका वाड्रा जो कहती हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक है। वो गुस्सा करती हैं और सारी भड़ास जनता पर निकाल देती हैं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। देखिए ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है। साथियों, 2014 का चुनाव इस बात का प्रतीक बना कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव चाहती है, लेकिन 2019 का चुनाव इस बात का प्रतीक बना कि अब इस देश में जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा प्रतीक भी बनने वाला है कि अगर राजा का बेटा नाकाबिल हुआ तो उसका सियासी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और ये बात इस देश की तमाम परिवारवादी पार्टियां भी समझ रही हैं, जो सिर्फ अपने पिता के नाम पर राजनीति में सत्ता की मलाई खाने को आतुर है। कोई बैठा है, कोई बैठने को आतुर है, और ये बात ये लोग समझ चुके हैं। और इसीलिए एक प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो वंशवादी परंपरा से कोसों दूर है, उसके खिलाफ ये सारी परिवारवादी पार्टियां एक हो गई हैं। और इसी बात को जनता भी समझ रही है। अच्छी बात तो यही है, लोग भी समझ रहे हैं और ये पार्टियां भी समझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।